Hello everyone, once again you are all very welcome. So in last video we had talked about stimulatory G protein and serpentine receptor. So G protein coupled receptor, that means serpentine receptors basically थ्री टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर हमने पहले इसके पिछली वीडियो में स्टिमुलेटरी जी प्रोटीन से कपल्ड रिसेप्टर्स के बारे में बात की थी। वो बायोलॉजिकल एम्पलीफायर सिस्टम करते थे और वो सिग्नल को एम्पलीफाई करते थे और उसके रिस्पॉन्स में कोई भी फंक्शन होता था, कोई एंजाइम एक्टिवेट होता था, जीनोम का एक्सप्रेशन अल्टर होता था और मेम्ब्रेन की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती थी। यहाँ भी कुछ सिमिलर फंक्शन है, बट यहाँ पे जो रिसेप्टर है उससे जो जी प्रोटीन कपल्ड है वो इनहिबिटरी टाइप की है, वहाँ पर स्टिमुलेटरी थी। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ दिस जी इनहिबिटरी टाइप ऑफ सर्पेंटाइन रिसेप्टर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी इनहिबिटरी टाइप रिसेप्टर की। सो बेसिकली ये भी सर्पेंटाइन रिसेप्टर होते हैं और इसमें भी एक लिगैंड बाइंडिंग डोमेन होता है और यहाँ पर भी एक इफेक्टर डोमेन या इंट्रासेलुलर डोमेन होता है। नाउ जो यहाँ इस केस में इनहिबिटरी रिसेप्टर के केस में यहाँ पर हमने जो सिग्नल मॉलिक्यूल लाइगेंड मॉलिक्यूल या सिग्नल मॉलिक्यूल लिया है वो है एस्टाइल कोलिन। तो एस्टाइल कोलिन एज एन इनहिबिटरी एज ए लाइगेंड काम करता है इन केस ऑफ इनहिबिटरी सर्पेंटाइन रिसेप्टर। सो अब वो देखते हैं क्या करता है। ये जब इसकी सिग्नलिंग देखते हैं पहले क्या होती है, इस तरह के जो सिस्टम होते हैं ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर पाए जाते हैं। हमने जो पीछे पढ़ा था वो था बीटा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। आई विल टॉक अबाउट एवरी रिसेप्टर इन द नेक्स्ट इन फर्दर वीडियोस, बट नाउ वी आर जस्ट कंसर्न विद दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिसेप्टर दैट इज कोलिनर्जिक रिसेप्टर। सो इसमें हम देखते हैं जो जी प्रोटीन होती है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, उससे एस्टाइल कोलिन जो कि लाइगेंड मॉलिक्यूल है ये बाइंड करता है। अब जिस इस रिसेप्टर के साथ जो प्रोटीन अटैच होती है, कपल रहती है, वो जी इनहिबिटरी प्रोटीन होती है और उसको हम डिनोट करते हैं उसकी जो सब यूनिट्स को अल्फ़ा आई, बीटा आई और गामा आई। आई स्टैंड्स फॉर इनहिबिटरी। तो ये जो ट्राइमेरिक, ये भी जी प्रोटीन है, ये ट्राइमेरिक प्रोटीन है। जी प्रोटीन मैंने बताया था, जी प्रोटीन वो प्रोटीन्स होती हैं जिनमें जीटीपीएच एक्टिविटी होती है। जीटीपीएच एक्टिविटी को कहते हैं जो जीटीपी से बाइंड करके उसको हाइड्रोलाइसिस करके जीटीपी फॉर्म में कन्वर्ट करते, उसे कहते हैं हम जीटीपीएच एक्टिविटी। नाउ जी इनहिबिटरी प्रोटीन ये कपल्ड रहती है जीपीसीआर सर्पेंटाइन रिसेप्टर के साथ में। अब जब कोई लाइगेंड मॉलिक्यूल इससे बाइंड करता है, रिसेप्टर से बाइंड करता है, तो इसका जो इंट्रासेलुलर डोमेन है जहाँ से ये अल्फ़ा सब यूनिट, अल्फ़ा बीटा गामा सब यूनिट्स मतलब जी प्रोटीन अटैच रहती है, वो तुरंत जीडीपी बाइंडिंग स्टेट से जीटीपी बाइंडिंग स्टेट में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे रिसेप्टर पे लाइगेंड मॉलिक्यूल बाइंड किया जी प्रोटीन में, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर में कन्फॉर्मेशनल चेंज होता है और जो हमारा अल्फ़ा सब यूनिट है जो जीटीपी बाइंड फॉर्म में रहती है वो जीटीपी बाउंड फॉर्म में चेंज हो जाती है। अब चेंज होने के बाद ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाती है और ये बीटा और गामा इनहिबिटरी जो यूनिट्स हैं इनसे अलग हो जाती है और सेपरेट होकर के ये जो एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम्स है उसको इनहिबिट करती है एलोस्टिकली। सो फर्स्ट केस में हमने देखा था अल्फ़ा सब यूनिट स्टिमुलेट कर रही थी, यहाँ पर एलोस्टेरिक इनहिबिशन होता है एडिनाइल साइक्लेज का और एडिनाइल साइक्लेज फर्दर प्रोटीन काइनेज ये जो सिस्टम है उसको इनहिबिट कर देता है, प्रिवेंट कर देता है। अब जब यहाँ पे हमने देखा कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर से जब लाइगेंड मॉलिक्यूल बाइंड किया तो जी इनहिबिटरी प्रोटीन से अल्फ़ा सब यूनिट डिटैच हो गई एट जीटीपी बाइंड फॉर्म में और उसने एडिनाइल साइक्लेज को इनहिबिट किया और एडिनाइल साइक्लेज जब इनहिबिट हो जाएगा तो प्रोटीन काइनेज सिस्टम जो पूरा फर्दर चलता है वो भी इनहिबिट हो जाएगा। अब इसकी जो बीटा और गामा जो इनहिबिटरी यूनिट थी वो भी सेपरेट हो जाती हैं। वो सेपरेट होने के बाद वो सीधे बाइंड करती हैं जाके पोटेशियम चैनल पर, जो बीटा और गामा इनहिबिटरी यूनिट है। तो लाइगेंड गेटेड आयन चैनल होता है पोटेशियम आयन चैनल, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल, उससे ये बाइंड करती हैं बीटा एंड गामा सब यूनिट। बीटा एंड गामा सब यूनिट बाइंड करते हैं पोटेशियम चैनल से, उसको ओपन कर देती हैं और जो सेल के अंदर का पोटेशियम था वो सेल के बाहर चला जाता है। अब पोटेशियम, मैंने बताया था कि पोटेशियम ऐसा कैटायन है जो सेल के अंदर
हायर कंसनट्रेशन में प्रेजेंट होता है और सेल के बाहर इसका कंसनट्रेशन कम होता है। जबकि अदर कैटायंस का सोडियम, कैल्शियम, ये सब सेल के बाहर ज़्यादा कंसनट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं और सेल के अंदर सिर्फ ओनली पोटेशियम हायर कंसनट्रेशन में प्रेजेंट होता है। सो जब डाउन ये आयन लाइगेंड गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएगा बीटा एंड गामा सब यूनिट के बाइंड होने से। अब जो पोटेशियम सेल के अंदर था वो बाहर चला जाएगा, पोटेशियम इफ्लक्स होगा। नाउ व्हाट विल हैपन विद पोटेशियम इफ्लक्स? सेल सेल मोर सेल के अंदर पहले पॉजिटिव चार्ज था, अब वो पॉजिटिव चार्ज सेल से बाहर जा रहा है, तो सेल के अंदर जो एनायंस है उनमें तो कोई इफेक्ट पड़ नहीं रहा है। सेल में कैटायंस थे वो सेल के बाहर जा रहे हैं, सेल के अंदर एनायंस वैसे ही हैं, तो सेल का कंपेरेटिवली रिलेटिवली निगेटिव चार्ज बढ़ेगा और सेल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती जाएगी। इस कंडीशन में जब सेल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइपर पोलराइज्ड कंडीशन को हम इलेक्ट्रिकली इनहिबिटेड भी कंडीशन भी कहते हैं। जब सेल हाइपर पोलराइज्ड कंडीशन में होगी तो सेल इलेक्ट्रिकली इनहिबिट भी होगी। सो हम एक बार फिर से यहाँ पर रिकैप कर लेते हैं पूरा इस तरह के रिसेप्टर्स का, ये क्या फंक्शनिंग होती है इनहिबिटरी रिसेप्टर्स की। सो स्टार्ट करते हैं। पहले हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन और सर्पेंटाइन रिसेप्टर की सिग्नलिंग। वहाँ पर हमने बीटा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर थे, यहाँ पर कोलिनर्जिक रिसेप्टर। ये जो सिस्टम इनहिबिटरी पाया जाता है ये बेसिकली इसमें जो रिसेप्टर होते हैं, सी एक ही सेल में कई तरह के रिसेप्टर हो सकते हैं और कोई से रिसेप्टर बीटा 1 एड्रीनर्जिक होगा, कोई कोलिनर्जिक रिसेप्टर है, कोई प्रोटीन काइनेज ए सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, कोई रिसेप्टर इनहिबिट करता है। सो सेल में कई तरह के रिसेप्टर प्रेजेंट हो सकते हैं और इन रिसेप्टर को नाम दिया गया है कोलिनर्जिक रिसेप्टर, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, बीटा 1, अल्फा एड्रीनर्जिक। सो हम बाद में उसकी बात करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर बस इतना जानें कि जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर होता है ये इनहिबिटरी रिसेप्टर होता है और ये इसके लिए एग्जांपल है लाइगेंड मॉलिक्यूल का एस्टाइल कोलिन बाइंड करता है और एस्टाइल कोलिन बाइंड करने के बाद अल्फा सब यूनिट को जीटीपी बाउंड फॉर्म से जीटीपी बाइंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और जीटीपी बाइंड फॉर्म में अल्फा सब यूनिट डिटैच हो जाती हैं अपने जो फ्रेंड बीटा और गामा सब यूनिट थी उनसे डिटैच होकर के ये एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम को एलोस्टेरिकली इनहिबिट करती है। नाउ व्हेन एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम इज इनहिबिटेड द डाउन हिल प्रोटीन काइलेज ए सिस्टम विल ऑल्सो बी इनहिबिटेड। सो यहाँ पर जो काम अल्फा स्टिमुलेटरी सब यूनिट कर रही थी, अल्फा या फिर जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन कर रही थी, उसके पूरा यहाँ पे रिवर्स अपोजिट हो रहा है। वहाँ पे प्रोटीन काइनेज ए सिस्टम स्टिमुलेट होता था, यहाँ पे इनहिबिट हो रहा है। देन अब यहाँ पे तो अल्फा सब ने इंडिपेंडेंट फंक्शन किया, लेकिन साथ में जो बीटा 1 और गामा, बीटा आई और गामा आई जो इनहिबिटरी प्रोटीन है, ये भी जाकर के एक कैल्शियम चैनल रहता है लाइगेंड गेटेड कैल्शियम चैनल, उससे बाइंड कर लेती हैं। उससे बाइंड करने के बाद वो चैनल ओपन कर देंगे और जो सेल के अंदर सेल के अंदर जो पोटेशियम है, सॉरी मैंने कैल्शियम बोल दिया, पोटेशियम, ये बीटा और गामा सब यूनिट लाइगेंड गेटेड पोटेशियम चैनल उस पर बाइंड करती हैं और जो सेल के अंदर हायर कंसनट्रेशन में पोटेशियम प्रेजेंट है, मैंने बताया कि पोटेशियम इज द ओनली कैटायन विच इज प्रेजेंट इन हायर कंसनट्रेशन इनसाइड द सेल। वो पोटेशियम इफ्लक्स होगा, उस पोटेशियम का इफ्लक्स होगा, वो सेल से बाहर जाएगा चैनल के थ्रू और इससे सेल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, सेल हाइपर पोलराइज्ड हो जाएगी, सेल ओवर पोलराइज होगी, हाइपर पोलराइज होगी और इलेक्ट्रिकली इनहिबिट होगी। तो हमने यहाँ पर फंक्शनिंग देखी जी इनहिबिटरी प्रोटीन और उससे कपल्ड रिसेप्टर की। तो यहाँ पर अब एक बात और, जब जैसे ही ये अल्फ़ा इनहिबिटरी सब यूनिट इसको इनहिबिट करती है, ये वापस फिर से जीटीपी बाउंड फॉर्म में आ जाती है और जीटीपी बाउंड फॉर्म में उसके बाद तुरंत इसको ये फिर से कपल्ड हो जाती है बीटा और गामा सब यूनिट के साथ और फिर से ट्राइमेरिक प्रोटीन बना के रिसेप्टर के साथ कपलिंग हो जाती है। जब तक यहाँ पे हमको लाइगेंड से रिस्पांस मिलता रहेगा
तब तक यहाँ पे एडिनाइल साइक्लेज इनिबिट होता रहेगा। जैसे ही लाइगेंड हट जाएगा, एडिनाइल साइक्लेज का इनिबिशन कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सो अब जो जी, इसका रेगुलेशन कैसे होता है, हम बॉडी में डिफरेंट सिस्टम देखें कि किस तरह से रेगुलेशन होता है बॉडी में सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स का और उनके स्टिमुलेटरी बिहेवियर का और इनिबिटरी बिहेवियर का। सो सेल में एक टाइम पर साइक्लिक एएमपी जो स्टिमुलेट करते हैं सिग्नलिंग को, साइक्लिक एएमपी जो प्रोटीन काइनेज ए सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, सेल में एक टाइम पर उनका कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। जब साइक्लिक एएमपी का कंसंट्रेशन सेल में ज़्यादा हो जाता है तो सिग्नलिंग, डाउनवर्ड सिग्नलिंग पूरा चलती रहेगी। तो एक बहुत सारे एंजाइम एक्टिवेट होते रहेंगे, फॉस्फोराइलेशन एक्टिवेशन होता रहेगा, और भी जो उसके बाद जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं उनका भी एक्टिवेशन होता रहेगा। तो यहाँ पर उस चीज़ को रोकने के लिए बहुत सारे फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम भी होते हैं। फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम क्या करते हैं, ये ब्रेक करते हैं। ये साइक्लिक एएमपी जैसी एक बार सिग्नलिंग कर लेता है, प्रोटीन काइनेज ए को स्टिमुलेट कर लेता है और इसका कंसंट्रेशन सेल में बढ़ने लगता है। उसके बाद इसको रेगुलेट करने के लिए फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम्स भी होते हैं। वो फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम साइक्लिक एएमपी को ब्रेक डाउन कर देते हैं एएमपी में। वो फॉस्फोडाइस्टर जो बॉन्ड होता है, साइक्लिक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, उसको ब्रेक करके साइक्लिक एएमपी को एएमपी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है, जो हम लोग चाय पीते हैं, कोको कोला, कॉफ़ी, ये सब में कैफ़ीन प्रेजेंट होती है। सो चाय, कॉफ़ी, कोको कोला, इन सब में कैफ़ीन जो प्रेजेंट होती है, ये इस फॉस्फोडाइस्टरेज ये जो एंजाइम है इनको इनहिबिट करती है। नाउ हमने क्या देखा, हमने देखा कि चाय, कोको कोला, कॉफ़ी, इनमें कैफीन प्रेजेंट होती है जो फॉस्फोडाइस्टरेज को इनहिबिट करती है। एंड फॉस्फोडाइस्टरेज क्या कर रहा था, फॉस्फोडाइस्टरेज सीएएमपी और सीएएमपी को ब्रेक डाउन कर रहा था एएमपी में। तो जब फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिट हो जाएंगे तो सीएएमपी का एएमपी में ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा। जब सीएएमपी का एएमपी में ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा, इससे क्या होता है, इससे जो रिलेटेड एक्टिवेशन है, डाउनहिल जो एंजाइम्स हैं और जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं जिनका एक्टिवेशन होता है, वो होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। और इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म हाई हो जाएगा। अब वेरी फनी थिंग, जो हमने जो पढ़ा था जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन में, वहाँ पर सिग्नल मॉलिक्यूल कौन सा था, लाइगेंड मॉलिक्यूल था एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन कहाँ से रिलीज होता है, एपिनेफ्रिन एड्रेनालिन, ये रिलीज होता है उस टाइम पर जब कोई हम लोगों को एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो किसी भी सिचुएशन में, शॉक सिचुएशन में या सडन सिचुएशन में, एपिनेफ्रिन, जब कोई अचानक से हमको डर लगता है या कोई इंस्टेंट कोई स्टिमुलस हमको मिलता है, तो तुरंत हम लोगों की बॉडी में एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन का सिक्रीशन बहुत बढ़ जाता है। एपिनेफ्रिन बाइंड करता है और स्टिमुलेट करता है। तो एपिनेफ्रिन की सिग्नलिंग से जो जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो फर्दर एक जीन का एक्सप्रेशन करा रहे थे, वो जीन्स हमेशा ग्लूकोज को, बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने वाले जीन होते हैं। सो बेसिकली आप फिर से सुनिए, यहाँ पे एपिनेफ्रिन की सिग्नलिंग हो रही थी। हमने जी स्टिमुलेटरी पाथवे में पढ़ा था। जी स्टिमुलेटरी पाथवे में जो हमने सिग्नल मॉलिक्यूल लिया था वो एपिनेफ्रिन था। एपिनेफ्रिन की सिग्नलिंग, एक मिनट रुकिए, हमने यहाँ पर एपिनेफ्रिन लिया था, एपिनेफ्रिन सिग्नल मॉलिक्यूल लिया था। अब ये सिग्नल मॉलिक्यूल एपिनेफ्रिन, ये एपिनेफ्रिन रिलीज होता है किसी से शॉक या सडन स्टिमुलस की सिचुएशन में। और एपिनेफ्रिन कब, एक नॉर्मल, यहाँ पर थोड़ा सा रुकिए, आप नॉर्मल सोचिए, नॉर्मल कंडीशन में जब एपिनेफ्रिन कभी भी रिलीज होता है, कहीं भी हम जा रहे होते हैं, कोई अचानक से सामने आता है, कोई डरवा देता है या कुछ हमको सडन स्टिमुलस मिलता है, तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज कंसनट्रेशन बहुत बढ़ने लगता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारा बढ़ जाता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, हमारी बॉडी में एनर्जी जनरेशन बहुत बढ़ जाता है। तो एनर्जी किस फॉर्म में जनरेट होती है, एनर्जी हमेशा ग्लूकोज, बॉडी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा एंड फर्दर उसका ब्रेक डाउन होगा और ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल चलेगी और एटीपी बढ़ेगी। तो सबसे पहले ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने के लिए हमको यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस
चलेगी और क्रेब्स साइकिल चलेगी, इससे एटीपी बढ़ेंगे। तो एपिनेफ्रिन जो है हमेशा ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम्स लाइक हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोकाइनेज, इनको इनको इनका न्यूक्लियोटाइड की एक्सप्रेशन बढ़ाता है। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं जो ग्लूकोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज, ये जो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के एंजाइम्स होते हैं उनके एक्सप्रेशन को प्रमोट करते हैं। तो अब यहाँ पर हम जब चाय कॉफ़ी पीते हैं, उनमें कैफीन प्रेजेंट होता है। कैफीन इनहिबिट करता है फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम को। फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम ब्रेक डाउन कर रहे थे साइक्लिक एमपी को एएमपी में। अब साइक्लिक एमपी का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा जब इनहिबिट हो जाएंगे फॉस्फोडाइस्ट्रेज। साइक्लिक एमपी का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा और साइक्लिक एमपी का कंसंट्रेशन बढ़ने से जो साइक्लिक एमपी प्रोटीन काइनेज ए को स्टिमुलेट कर रहा था और वो ट्रांसक्रिप्शन या फिर जो दूसरे अदर एंजाइम्स को स्टिमुलेट कर रहा था, फॉस्फोराइड स्टिमुलेशन कर रहा था, वो होता रहेगा। और उस केस में कौन से एंजाइम स्टिमुलेट होते हैं, कौन से एंजाइम का ज़्यादा एक्सप्रेशन होता है, जो कि हम ग्लाइकोलिसिस से रिलेटेड होते हैं, एनर्जी जनरेशन से रिलेटेड होते हैं। सो इसी केस में जब हम कैफ़ीन या कॉफ़ी, टी, किसी भी फॉर्म में कैफ़ीन हम लेते हैं तो फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिट होते हैं। फॉस्फोडाइस्ट्रेज के इनहिबिट होने से साइक्लिक एमपी का कंसंट्रेशन सेल में बढ़ने लगता है और साइक्लिक एमपी का कंसंट्रेशन बढ़ने से अल्टीमेटली जो एनर्जी जनरेटिंग एंजाइम्स हैं, एनर्जी जनरेटिंग मॉलिक्यूल्स हैं, वो सेल में बढ़ने लगते हैं और सेल में एनर्जी जनरेशन ज़्यादा होता है। इसीलिए कई सारे कई बार हम देखते हैं, हम जब चाय कॉफ़ी पीते हैं तो हम ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं क्योंकि उस टाइम पर हमारी बॉडी में फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिट हो चुके होते हैं। इसी तरह सिमिलरली कुछ ड्रग्स हैं, मिथाइल जैंथीन कुछ ड्रग्स में पाया जाता है। वो ड्रग्स भी सिमिलर काम करते हैं, इनहिबिट करते हैं फॉस्फोडाइस्ट्रेज को। अब जब फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिट होंगे तो अल्टीमेटली हम लोग एनर्जेटिक फील करेंगे। तो कुछ ड्रग्स ऐसे भी होते हैं जो हम लोगों को एनर्जेटिक फील कराते हैं, उनका भी फंक्शन सिमिलर होता है, वो भी फॉस्फोडाइस्ट्रेज को इनहिबिट करते हैं एज कैफीन इनहिबिट्स द फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम्स। नाउ द सेकंड थिंग इज कुछ प्रोटीन फॉस्फोराइलेट होकर के प्रोटीन काइनेज ए, जब साइक्लिक एमपी जो सेकंड मैसेंजर है वो प्रोटीन काइनेज ए को स्टिमुलेट करता है। प्रोटीन काइनेज ए फॉस्फोराइलेशन एक्टिवेशन करता है बहुत सारे प्रोटीन्स का, एंजाइम्स का। तो अगर एक बार फॉस्फोराइलेशन एक्टिवेशन हो गया तो वो तो हमेशा एक्टिव रहेंगे। उसको रिवर्स करने के लिए, एक रेगुलेशन करने के लिए और भी एंजाइम पाए जाते हैं जिनको हम फॉस्फेटेज कहते हैं। फॉस्फेटेज क्या करते हैं, ये फॉस्फेट ग्रुप जो अटैच रहता है उसको हटाते हैं, डीफॉस्फोराइलेशन काम करते हैं। तो फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन या एंजाइम्स जो प्रोटीन काइनेज ए से फॉस्फोराइलेटेड होते हैं उनको डीफॉस्फोराइलेशन करने के लिए फॉस्फेटेज एंजाइम भी पाया जाता है जो रेगुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ना हमने क्या देखा, जो जीपीसीआर है, जो सर्पेंटाइन रिसेप्टर हैं, जो स्टिमुलेटरी फंक्शन कर रहे हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए क्या मेथड है, फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम है। फॉस्फोडाइस्ट्रेज साइक्लिक एमपी लेवल पर रेगुलेशन करते हैं और उसके बाद जब प्रोटीन्स या एंजाइम फॉस्फोराइलेटेड होकर एक्टिवेट हो जाते हैं तो उनके लेवल को मेंटेन करने के लिए फॉस्फेटेज एंजाइम भी होते हैं जो डीफॉस्फोराइलेशन करते हैं। सो एक तरह से हम देखें कि ये दोनों फॉस्फोडाइस्ट्रेज और फॉस्फेटेज तो रेगुलेट कर ही रहे हैं। जो जी इनहिबिटरी सिस्टम है, हमारा जो जी इनहिबिटरी सिस्टम है ये भी रेगुलेट कर रहा है। जी इनहिबिटरी सिस्टम भी रेगुलेट कर रहा है जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन से कपल्ड रिसेप्टर की एक्टिविटी को। सो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। जी स्टिमुलेटरी और जी इनहिबिटरी प्रोटीन से कपल्ड रिसेप्टर एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं और रेगुलेशन के लिए फॉस्फोडाइस्ट्रेज और फॉस्फेटेज एंजाइम पाए जाते हैं जो डिफरेंट लेवल पर हमारी बॉडी में फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन्स और एंजाइम्स को रेगुलेट करते हैं और साथ में फॉस्फोडाइस्ट्रेज साइक्लिक एमपी के लेवल को रेगुलेट करते हैं। और इसका एग्जांपल हमने बहुत अच्छा फैक्ट यहाँ पे हमने जाना कैफ़ीन का,
तो कैफीन इनहिबिट कर देता है फॉस्फोडाइस्ट्रेज को, और फॉस्फोडाइस्ट्रेट जब इनहिबिट हो जाते हैं तो साइक्लिक एमपी का लेवल बढ़ता है। साइक्लिक एमपी का लेवल बढ़ने से प्रोटीन काइनेज एक का स्टिमुलेशन ज़्यादा होता है, और फर्दर फॉस्फोराइलेशन एक्टिवेशन जो एनर्जी जनरेटिंग एंजाइम्स हैं उनका ज़्यादा होता है, और हायर अमाउंट में एनर्जी जनरेट होती है। So that's all for today. In the next video, we will talk about clinical application of these two systems, serpentine receptors. So